हम भी आगे बढ़ते हैं। अरविंद, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने कहा था अपनी बारी पे कहिएगा। जी प्लीज। जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। अदर काजमी साहब ने भी बहुत सारे चार्जेस लेवल जी कर दिए प्लीज हैं। प्लीज। खैर, एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हम आए जी यूएन प्लीज प्लीज। रेजोल्यूशन के ऊपर, जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है। बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते हैं कि जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहां पे होती है। कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 है। आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर रायशुमारी जो होगी वो क्या, उसका चार्टर होगा, किस तरह से वो होगी। पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेस और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा। सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेस क्यों निकालनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग तो आजाद ही थे जी। आप ही ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वायलेशन भी किया। एयर मार्शल असगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है। जंग चाहे 48 की हो, 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है। लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद, हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक। वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर, वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए। मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी, कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए। वो तो आजादी थे, ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, पर आता हूं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी। सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूं अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अंग्रेजी का किसी की जहानत से या किसी की सोच से कोई ताल्लुक नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक जबान है। अगर आप इस बात से अग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लंदन में रहते हैं अतर, तो वहां पे बहुत से लोग फरफर अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है, वो गोरों को बोलता हुआ सुनते हैं तो वो अब्सॉर्ब करते हैं, वो बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई आपके आईक्यू लेवल से, आपकी सोच से, आपकी जहानत से कोई लेना देना नहीं है। आप इंटरप्ट तो ना जी जी, आपकी यहाँ से अच्छी बात की जाती है, इसलिए मैंने ये बोला। जी अगर आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर। ना करें मुझे, ये ना करें। अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत या किसी की जहानत है, कोई पैरामीटर नहीं है। सच जी, मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इसका मतलब है कि इन्होंने बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा। अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है। आप अपना वक्त बोलिएगा। आप सच्ची बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद जिनके तो सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी, आगे चलें, अंग्रेजी पे आगे ना, चलिए आगे चलें। आप कब से बोल ही तो रहे हैं। जी आगे चलें साहब। जी अरविंद, आप आगे चलिएगा। जी प्लीज अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें। अरविंद उनको भी शामिल गुफ्तगू है ना, अगले पॉइंट पे चलें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पॉइंट मुकम्मल करें। जी आगे सुन रहे हैं आप, बोलें आप यूएन काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शर्तें हैं। पहले कि पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा। उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा
हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था। तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेस विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नौमन तेल था, ना राधा नाची। अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर, आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं, ये अल कायदा, अल शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर-ए-जंगवी।